जी न्यूज़ पर क्रिकेट का सम्राट चल रहा है और जब सम्राट की बात हो और शरद भाई की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। थैंक यू सो मच मानव। क्या हाल चाल किरण जी, कैसी हैं एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपको देख के हम और बढ़िया हो गए। आप? अरे थैंक यू सो मच। आप पहले ये बताइए इतनी भारी आवाज़ ये आती कहाँ से है। जहाँ से आपकी आ रही है, आपकी भी काफ़ी भारी आवाज़ है यार। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसी ही आवाज़ है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैं अपनी आवाज़ रोज़ सुनता हूँ तो मुझे तो पता चलता ही नहीं है कि आवाज़ कैसी है। वो आप बताते हैं कि आवाज़ कैसी है। मेरे को तो बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब सब ऊपर की ज़रूरत ही नहीं है, इनबिल्ट है। अच्छा, आपकी नई मूवी आ रही है जी हर हर महादेव। जी। पहले वो एक हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, ट्रू स्टोरी के ऊपर है। वो ट्रू इवेंट क्या था, थोड़ा सा बताइए। देखिए आदिल शाही सरकार ने उस टाइम पे अराउंड 1660 के आसपास अ, महाराज और उनके कुछ 600 सैनिकों को एक पनहाड़ा फोर्ट पे वहाँ पर ऑलमोस्ट कैद जैसा कर दिया था। फंस गए थे कि नीचे पूरी फौजें लगी हुई हैं, उतरेंगे तो हमला होगा, या उस किले पे भी हमला किया जा रहा था। तो वहाँ से एक पलायन करने की एक योजना बनाई गई जिसमें जो घोड़खिंड है, एक दो पहाड़ों के बीच एक दर्रा होता है, वो मानसून से पहले बिल्कुल सूखा होता है और बारिश जैसी होती है तो वो भरता जाता है और एक प्रॉपर नदी का रूप ले लेता है वहाँ पर। तो महाराज ने एक युक्ति लगाई कि हम ठीक मानसून से पहले चलना शुरू करेंगे, बारिश जैसी होगी, जब तक उनको पता चलेगा उनको कहीं डाइवर्ट करेंगे हम किसी चीज़ से, और जैसे ही पता चलेगा वो पीछे आएंगे तब तक पानी भर जाएगा तो हम क्रॉस कर चुके होंगे वहाँ से। अब उसमें बारिश उतनी हुई नहीं कि भर जाए और फौजें आ गई। और फिर वहाँ पर बाजी प्रभु देश पांडे जो उनके कमांडर थे उस वक्त, उन्होंने महाराज से कहा कि आपका विशालगढ़ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, इनको मैं रोकता हूँ, 300 मेरे मावड़े जो मेरे सैनिक हैं उनके साथ। और फिर बाजी प्रभु देश पांडे जी ने वो 1200 की जो फौज थी उसको अपने सिर्फ 300 सैनिकों के साथ रोका, और वहाँ उन्होंने जब तक महाराज पहुँच नहीं गए, तो ऐसा था कि महाराज जब विशालगढ़ पहुँचेंगे तो वहाँ से तोप की आवाज़ निकालेंगे। वो तोप की आवाज़ आते ही फिर समझ में आ जाएगी कि महाराज पहुँच गए सकुशल वहाँ पर। तो तब तक लड़ते रहे, सारे 300 सैनिक मर गए या अकेले लड़ते रहे उनके साथ, और जब तक तोप की आवाज़ नहीं आई तब तक उन्होंने प्राण नहीं त्यागे अपने। तो ये कहानी है जो 1660 में उनकी मृत्यु हुई बाजी प्रभु देश पांडे जी की, उनके ऊपर ये फिल्म है। पीरियड फिल्म्स की हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी पीरियड फिल्म्स रही हैं। ये कहानी जो आप लेकर आए हो, ये अनसंग कहानी के तौर पर आप कह सकते हो, जो और ख़ास बनाता है इसको। देखिए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी भी गाथाएं या जो जो उनके इंसिडेंसेस हुए हैं, जितने भी उनके सेनापति हुए हैं या सहभागी जितने भी हुए हैं, उन सब के बारे में सब जानते हैं। मोस्टली डिटेल में कितना जानते हैं कम जानते हैं, बट जानते सब लोग हैं। लेकिन अ, हम ये चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विचार हैं, जो उनके ब्रेवरी के किस्से हैं या जो उनकी कहानियाँ हैं, वो देश भर में फैले। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी बाजी प्रभु देश पांडे जी की है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि इसको पैन इंडिया रिलीज करेंगे ताकि देश भर Wider में reach में ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा लोग ये कहानी समझ ये पाए। गाने समझ पाएँ, उन्हें जान पाएँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, बट कौन थे, क्या किया उन्होंने इस देश के लिए, उनके जो मावड़े हैं, जो उनके सैनिक हैं, उन्होंने क्या किया उनके लिए। और ये बहुत जानना ज़रूरी है मुझे लगता है आज की डेट में, तो कि उस टाइम पे भी यही हालत थी कि हम सब जहाँ हैं वहाँ हैं, वहीं रहेंगे वहीं मर जाएंगे, किसी को स्वराज्य की पड़ी नहीं थी। उसमें एक आवाज़ आई सिर्फ, वो है शिवाजी शाहजी भोसले उनकी, जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। और आज तक हम उन्हीं के जो विचार हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया शरद भाई कि बहुत सी कहानियां हैं मराठा वॉरियर्स की, बहुत सी। ये पर्टिकुलर कहानी चूज़ करने के पीछे कोई कारण, या आपको लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर क्रिएटिवली इसको ज़्यादा बेहतर दिखाया जा सकता है। नहीं नहीं, कहानियाँ सारी अच्छी हैं, सभी सेनापति बहुत वीर शूरवीर रहे, कहीं ना कहीं उनका योगदान है। बट मेरे हिसाब से बिकॉज मैंने तानाजी में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था, तो उसके बाद मुझे लगता था कि मैं शायद मुझे और समझना है इनको, इस इतिहास को समझने की ज़रूरत है। और जितने भी मुझे रोल्स ऑफर हुए उस टाइम पे, हर एक बंदा कोई ना, क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बहुत छोटी छोटी फिल्में बनती हैं, तो जो आए मुझसे पूछे कि आप महाराज का रोल करेंगे क्या हमारी फिल्म में, तो मैंने कहा यार मैंने किया है, बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया है, और अब अगर आप कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं उनके ऊपर तो शायद मैं करूं, बट आप जिस लेवल पे बनाना चाहते हैं उससे कोई अर्थ ही निकलेगा। फिर आप सिर्फ बनाने के तौर पे बना रहे हैं, वो दिखना भी चाहिए लोगों तक, पहुंचना चाहिए वो इतिहास।
तो कोई मिला नहीं ऐसा। फिर एक दिन अभिजीत देशपांडे जो हमारे डायरेक्टर हैं वो आए, मुझे फिर लगा कि क्योंकि मैं उनको जानता था और बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी उन्होंने, और उससे पहले भी उनकी एक फिल्म थी जो सुपरहिट हुई थी, आनी काशीनाथ घाणेकर करके। तो मेरे पास आए, मुझे लगा कि फिर पूछेंगे मुझसे, बट उन्होंने सीधे मुझसे पूछा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस फिल्म में बाजी प्रभु देशपांडे जी का रोल करें। तो आई वाज सरप्राइज एंड शॉक्ड एंड प्लस हैप्पी ऑल्सो कि मुझे किसी और नज़र से देखने वाला एक इंसान है, मतलब उसके अंदर वो पारखी नज़र है कि वो मेरे अंदर से या मुझ में वो बाजी प्रभु देशपांडे देख सकता है जो शायद कोई और ना देख पाया हो अभी तक। तो हर एक एक्टर को वो एक पारखी नज़र चाहिए होती है जो उसको देख ले वहाँ पर, फिर तराशे और फिर दिखाए। तो कहीं ना कहीं इस रोल को चूज़ करने में आई थिंक अभिजीत देशपांडे का बहुत बड़ा हाथ है, इसने मुझे अप्रोच किया। एंड आप एक आप पीरियड फिल्म बना रहे हैं, और अभी हाल में पीरियड फिल्म्स को किस तरह से दिखाया जा रहा है उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि आप इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं या नहीं। आपका इस पे क्या टेक है कि क्या जो फिल्म मेकर्स हैं उनको इतनी क्रिएटिव लिबर्टी मिलनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से इतिहास के साथ उसको विजुलाइज कर सकें, या फिर जिस तरह से हम किताबों में पढ़ते आए हैं या पुराने ज़माने में जो हमने देखा है वैसा ही चलना चाहिए? देखिए, किसी ने देखा ही नहीं पुराना ज़माना, पहली बात तो ये सब कथाएं हैं, इमेजिनेशन है, कथाएं हैं, किसी ने वर्णन किया, उसके ऊपर लिखा गया इतिहास है, तो उसमें भी कहने के लूप होल्स हो सकते हैं, बट फिर भी हम तथ्यों को मानते हैं, हम उन चीज़ों को मानते हैं कि वही सही लिखा होगा। देखिए, जो फिल्म मीडिया है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग भी है, नहीं तो हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, फिर फिल्में बनती है तो वहाँ लोग एंटरटेन भी हों थोड़ा सा, और फैक्ट्स भी इंटैक्ट रहें एक हद तक। जो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं ऑब्वियसली वो तो गलत ही हो जाता है, फिर आप हिस्ट्री कुछ और ही दिखा रहे हैं। बट रही बात थोड़ा ड्रामेटाइजेशन की, वो तो होगा फिल्मों में, बिकॉज और वो हर यहाँ नहीं हर जगह होता है। फिल्म में रियल नहीं है, वो फिल्म इसलिए है ना, वो सपने हैं, वो जो आप खुली आंखों से देखते हैं वो वाले सपने हैं वो, तो उनको थोड़ा बहुत रूपांतरण करना पड़ता है। बट हाँ, हिस्ट्री को इतना भी मत छेड़ दो आप रेफरेंस लेके कि बिल्कुल ही उल्टा हो जाए कुछ। तो कुछ लोग लेते हैं लिबर्टी, और कहीं ना कहीं आपको एक ग्रैंडनेस कभी कभी विजुअली अच्छा दिखाने के लिए करना पड़ता है। आप लोगों को पसंद वाव फैक्टर आता है कई जगह पे, बट किसी ने देखा ही नहीं वहाँ क्या हुआ था, वो लड़ाई कैसे हुई है, कोई भी और आप देखेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरटेनिंग होना चाहिए, कहीं रियलिस्टिक भी होना चाहिए, तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दैट। तो मुझे थोड़ी लिबर्टी ठीक है, बट ओवर द बोर्ड ना जाए आप, लिबर्टी के साथ बैलेंस बना के रखें और एक अच्छी फिल्म बनाएं आप, और जिस किरदार पे आप फिल्म बना रहे हैं उसको आप उतना इज्जत सम्मान दें, गरिमा बनी रहे उसकी। आप क्रिकेट के कॉन्क्लेव में आए हैं, क्रिकेट के फैन रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आज के सेशंस को कैसे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, जहाँ आपके साथ गौतम गंभीर है, इरफान पठान है, मोहम्मद क्या है? बिकॉज मुझे आज भी याद है, मैं एक हमारे मित्र हैं उनकी शादी में गया था, तो वहाँ पठान बंधु मिल गए मुझे। अच्छा। तो शादी तो एक साइड में रह गई हमारी, हम सब क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर वो दूल्हे आ गए, हमारे दोस्त अच्छे हैं कि अबे तुम साले शादी में आओ कि तुम मतलब किसी पैनल में आओ, डिस्कशन कर रहे यार क्रिकेट का, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो खुद क्रिकेट खेलता है हमारा दोस्त, तो बहुत बड़ा मतलब क्रिकेट फैन, क्रिकेट खेलता है, मतलब अभी बरसात में भी वो इंडोर में जाकर क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा था। तो फिर उनकी श्रीमती जी आ गई, जिनसे शादी हुई थी, बोले कि आप लोग शादी एंजॉय कर रहे हैं कि क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। तो शादी में कोई किस्सा हुआ? लाइमलाइट फिर वो दुल्हन पे लग रहा होता है, उनको मिल गई लाइमलाइट, बट हमारी कि हम लोग कोने में हो गए, हम लोग कोने में जाके बात कर रहे थे बैठ के, मैं और पठान बंधु। तो क्रिकेट ऐसी चीज़ है ना, देखो मेरे पिताजी खेला करते थे अपने कॉलेज की तरफ से ग्वालियर में, तो यकीन नहीं मानोगे, मैं आई थिंक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, सरकारी क्वार्टर होते हैं ना ऐसे, तो सरकारी क्वार्टर में कैसा होता है कि आपका एक 4 कमरों वाला घर होता है, बाहर पीछे एक आंगन होता है, आगे एक आंगन होता है, और एक पोर्च होता है जहाँ से गाड़ी आती है। तो हमने क्या किया था, लकड़ी के दरवाजे होते हैं, बाहर एक मेन गेट होता है, तो लकड़ी के दरवाजे से और मेन गेट के बीच हम, मेरे पिताजी क्योंकि PWD में थे, तो उन्हें एक सीमेंट बना दिया वहाँ पर पूरा ऐसा। मुझे याद नहीं कि कभी मैं टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला हूँ मैंने, तो उस टाइम कॉर्क बॉल आता था पहले, भारी उधर लगता था, तो मैं आई थिंक 5 साल की उम्र से ही कॉर्क बॉल से क्रिकेट खेलता हूँ। दरवाजे पूरे टूट चुके थे, उस पर टीन की एक होती ना ऐसे एडजस्टिंग लगा दिए, जो टीन कवर लगा देते हैं, तो वहाँ से शुरुआत हुई क्रिकेट खेलने की। अभी भी डांटी खा रहा हूँ घर पे क्रिकेट। कभी लगता है कि यार क्रिकेटर बन जाता एक्टर की जगह? तो बिल्कुल यार, बहुत हाँ बिल्कुल मेरी इच्छा थी क्रिकेटर बनूं यार मैं, लेकिन तब IPL नहीं था। अच्छा, आप वर्ल्ड कप आ गया है, तो अब आप अपना एक प्लेयर बता दीजिए कि टीम इंडिया का ये वाला प्लेयर है जिसको जब वो खेल रहा होगा तो आप कहीं नहीं लेंगे। नहीं, मैं तो पूरे मैच में खेलने खेलता हूँ, वो तो मतलब आपका शूटिंग वाले परेशान हो जाते हैं कि आपने टीम इंडिया में आपका फेवरेट नहीं, सारे इस पर टीम बहुत बैलेंस टीम है, मुझे लगता है ऐसा। देखिए अब शुरुआत से KL हैं, रोहित ओपन करेंगे,
दे ट्राइड आई थिंक ऋषभ आल्सो इन बिटवीन ओपनिंग कराने के लिए, वो बट अभी आई तक डिलेमा है कि डिलेमा ऋषभ बट शाह, नहीं बट आई वुड से नहीं आई वुड नहीं, देखो। कार्तिक ऋषभ का तो अलग हो गया, बट ओपनिंग आपके केएल राहुल, रोहित, विराट, स्काई, ये आपके 4 प्लेयर तो जो प्योर, उसके बाद ऑलराउंडर पे आएंगे, फिर पांड्या आ गया, अक्षर पटेल हो गया, ऋषभ या डीके, बट आई वुड से दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि एक ऐसा है कि एक ताड़मतोड़ फॉर्म में है दिनेश, और ऋषभ का एडवांटेज है कि लेफ्टी है। फ्यूचर है। ये सब ठीक है, लेकिन आपको ये उपाय बताओ, ये 19th ओवर का क्या करना है? भाई पिछला ओवर देखा आपने शामी मैच था ना, आ गया तो शामी को ओवर दो 19 ओवर के। प्रैक्टिस मैच है, एक मीम आया हुआ है, रिलैक्स बॉयज, ये बस प्रैक्टिस मैच था। एक खास संदेश टीम इंडिया के लिए आप हमारे लिए देखिए हम सब इंतजार कर रहे हैं कि अब एक जो पहला T20 था वो हम जीत के आए थे, इस बार हम वापस उम्मीद कर रहे हैं, लंबा इंतजार है, हम चाहते हैं जीतें, और टीम बहुत अच्छी है हमारी, मतलब बैलेंस टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और बॉलिंग साइड कुछ इंजर्ड है, उसका थोड़ा मुझे बुमराह का मलाल है कि अगर वो होते तो फर्क पड़ता। पाकिस्तान के मैच में अपने टोटका एक और मुझे थोड़ी शिकायत है, मतलब मुझे लगता था कि ऐसा होना चाहिए कि आई थिंक बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हैं, पिच बहुत बाउंस और फास्ट आती है वहाँ पर बॉल, तो उमरान मलिक को आई थिंक अगर एक स्क्वाड में, यंग है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में थोड़ा सा उसकी ये भी टाइम लगेगा, बट उसको अगर रिजर्व स्क्वाड में भी रखते हैं ना, तो शायद मुझे लगता है कि वो बहुत तेज फेंकता है बॉल, थोड़ा सा लाइन लेंथ का डिसिप्लिन लगाया, आईपीएल में थोड़े रन पड़ गए थे थोड़े से ज़्यादा, बट मुझे लगता है कि उसको, क्योंकि स्पीड बहुत अच्छी है उसकी। पाकिस्तान मैच के लिए टोटका क्या होगा आपका? टूट क्या करना है कुछ नहीं बस वहीं बैठे रहो, जहाँ बैठा है वहीं बैठे रहे, लेना वहाँ से, और क्या है। अच्छा मान लीजिए, देखो जैसे अगर रन पड़ना शुरू है, अपन मार रहे हैं, ठीक है, अपन ने तोड़ रहे हैं उनको, तो जहाँ जो बैठा रहे, जो हिला उसको चप्पल पड़ेगी उसको, और अगर खा रहे हैं, खा रहे हैं तो भाग लो यहाँ से, वहाँ तू निकल घर से बाहर, कुछ होंगे मनहूस उसके, विकेट कुछ होंगे मनहूस उनको निकाल देंगे घर से हम। तो मान लेते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, कोहली बैटिंग कर रहे हैं और वहाँ से अफरीदी उनके बहुत बढ़िया बॉलिंग, वो बॉलिंग कर रहे हैं, अगर शरद खेलकर कमेंट्री कर रहे होंगे तो क्या होगा सिनेरियो? कोहली ने पहली बॉल डक कर दी, कोहली फेस कर रहे हैं, उन्होंने ध्यान से देखा बॉल को, बॉल मन से ऐसे मजा नहीं आया। नहीं देखिए क्या है, तो जब पवेलियन से आ रहे हैं शाहिन अफरीदी, मैं आपको क्यों देता हूँ शरद, देखिए यहाँ पर जो पिच है उसमें काफी ज्यादा उछाल आ रखा है, और देख सकते हैं कोहली अपने आप को पूरी तरह से पैड कर आए हैं, लग रहा है लंबे शॉट लगाएंगे। बिल्कुल, देखिए आप बैकफुट पे खड़े हैं, उनको पता है कि बॉल बाउंस होगी और ऊपर आएगी, तो इसलिए पहले से बैकफुट पे खड़े हैं, और जैसे ही वो शॉर्ट बॉल फेंकेंगे शाहीन, मुझे लगता है एक पुल मारेंगे अच्छा सा उनको। मुझे लगता है शादी के बाद आदमी वैसे ही बैकफुट पे आ जाता है, वो तो हमेशा रहता है बैकफुट पे, बट इस बार कुछ खास बात है क्योंकि सामने बॉलर बहुत तगड़ा है। चलिए लास्ट में एक विश दे दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, टीम इंडिया के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि इस बार हम कप उठा के लाएं, तो रोहित के सिपाहियों प्लीज हमारे लिए कप लेके आओ इस बार। बाहुबली स्टाइल में, बाहुबली स्टाइल में तो बोल रहा, आवाज वही है। माहिष्मती ये चाहती है कि इस बार रोहित महाराज हमारे लिए ट्रॉफी लेके आए।